तो सेट टू का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टीवर्ट थ्योरम से। तो मेरे पास स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता है, अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक साइड ए है एक साइड बी है और एक्स जो है वो मीडियन है, ये एम है, ये रेशियो एन है। तो सबसे पहला स्टीवर्ट क्या कहता है मेरे पास, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन और एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। मतलब दिस इंटू दिस और एम प्लस एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। इसी में मेरे को क्या देगा कि अगर जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब ए इज इक्वल टू बी। अब मैं इसी में ये पुट कर दूंगा। तो मैंने कहा ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख दूँ वापस से ए ही स्क्वायर, ए स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन और एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। और यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया तो मेरे को आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एम एन। मतलब अगर हमें ये मीडियन निकालना होगा, मीडियन नहीं कहेंगे इसको, हम हाइट कहेंगे। अगर हमको एक्स स्क्वायर चाहिए होगा तो ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का रेशियो का मल्टीप्लिकेशन। इसी में मेरे को एक चीज़ पूछ देता है कि अगर ये ऐसे ना बन के, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऐसे ना बन के बाहर हो जाता तो ये पूरा होता है एम, ये पूरा होता है एन। उस केस में जो मेरा तीसरा फॉर्मूला आता है वो क्या होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम एन। और मेरे पास चौथा फॉर्मूला क्या है कि अगर ए डी जो है, इसको मैं डी दे देता हूँ, ए डी जो है वो क्या है, मीडियन है। ए डी मतलब एक्स, ए डी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको कि जो मेरा m होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। और जब मैंने फॉर्मूला में डाला, कौन से फॉर्मूला में, इसी वाले में, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो यहाँ से ए एन और एम कॉमन है, एम और एन कॉमन है तो मैं एम बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एम और एम तो ये टू एम बन गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन गया। इससे ये खत्म हो गया तो मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एक लास्ट वाला और बच गया मेरे पास, अगर ट्रायंगल राइट एंगल आ गया, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये ए है तो ये भी ए है, ये एम है, ये एन है, ये एक्स है। तो इस केस में जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर अपॉन टू। ये मेरा होगा स्टीवर्ट थ्योरम। तो मैंने स्टीवर्ट थ्योरम में पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, फोर्थ रूल एंड 5 रूल पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे पास, 117 कॉस स्क्वायर ए 129 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 120। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 117 साइन स्क्वायर ए प्लस बच कितना जाएगा, 617 12 साइन स्क्वायर ए। तो इसको मैंने तोड़ दिया किसमें, 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, 120। तो यहाँ से 117 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना आ गया, 1। और यहाँ से ये आ गया 12 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 120। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 3/12, जो कि कट के आ गया 1/4।
क्यों आया 3/12? 117 वहाँ जाके माइनस हो गया तो आंसर आ गया 3, और जो 12 मल्टीप्लाई में था इधर आके हो गया डिवाइड। अब हम बात करते हैं आगे, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं अब हम। इसमें क्या हो जाएगा, 170 कॉस स्क्वायर बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसी को लिख लेता हूँ कि 158 कॉस स्क्वायर बी, और बच कितना गया 12, 170 था ना, तो 158 12 बच गया, कितना बच गया 12 कॉस स्क्वायर बी, और 158 साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 161 दी हुई है। तो मैंने कहा इसमें से और इसमें से 158 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा फिर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 12 कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 161, तो 12 कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 3 आ गई, तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर बी। अब मेरे को इसको लिखना आना चाहिए कि मैंने कहा साइन स्क्वायर ए 1/4 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, मैंने कहा साइन का उल्टा 4, और यहाँ पे सेक स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये भी 4। मुझे इन दोनों का ही मल्टीप्लाई चाहिए, तो 4 × 4 इक्वल टू 16 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, 3 cubes एज 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 centimeter are melted together to make a new cube. It is observed that 496 centimeter cube of the melted material is lost due to improper handling. जब भी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले हमको एक चीज याद रखनी है, क्या कि वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम। मतलब जब भी कोई चीज से कोई चीज, कोई क्यूब से कोई चीज बन रही हो, तो हमेशा हम ये क्या याद रखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। क्या हो रहा है इसमें कि 3 छोटे छोटे क्यूब थे जिसकी एज था 8 10 और 12, उसको हमने पिघला दिया और एक बड़ा क्यूब बनाया, और हमने ये नोटिस किया कि जो 496 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, मतलब कहीं मेल्ट होके खो गया। तो पूछ रहा है बचा हुआ का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सबका। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 10 का क्यूब 1000, 12 का क्यूब 1728, तो मेरा कितना आ जाएगा 2728 में 512, 8 2 10, 2 और 1 3 4 7 5 12, 3240 कितना आ गया 3240 वॉल्यूम आ गया। अब लेकिन क्या कह रहा है कि 3240 वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम कर रहा था मैं, तो इसको मैं अगर सही फॉर्मेट में बिठा के करूँ, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, इसमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब, और उसको मेल्ट करके हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, न्यू क्यूब। इसका वॉल्यूम तो निकल गया 512 1728, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब। और अब क्या हुआ कि ये वैल्यू थी, इसकी वैल्यू आ गई 3240, लेकिन क्या हुआ कि 3240 में से 496 मेल्ट हो गया, तो 496 को मेल्ट कर देते हैं इक्वल टू ए का क्यूब। जब हमने इसको माइनस किया, तो 3240 माइनस 496, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, और 31 में से 4 गया 27, तो मेरा कितना आ गया 2744 इक्वल टू ए का क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, ए की वैल्यू 14 आ गई। अब मुझे इसी का क्या चाहिए, होल सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया कितना होता है मेरे पास 6a², तो होल मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा, टी एस से इक्वल टू 6a², 6 × 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो ये आ गया 6 छक 36 का 3, 9 छक 54 7, 6 कम 6 और 1 1176, मेरा क्या हो गया आंसर, 1176 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास,
इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर PQ एंड RS आर टू पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 16 मीटर। अब ये किसके ऊपर क्वेश्चन है? कोड के ऊपर क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं रिलेटेड टू कोड। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास? कोड के रिलेटेड अगर मैं करूं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं और इस पे दो कोड आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट करे। मतलब मैंने कहा ये एक कोड और ये एक कोड, ये आपस में इंटरसेक्ट करे और ये क्या हो, इक्वल हो। मतलब इक्वल इन द सेंस कि ये मेरा कोड ए है, ये मेरा कोड बी है। कोड में इसको कह रहा हूँ, ये मेरा कोड है, इक्वल कोड है। मतलब ए इक्वल बी, ए इक्वल बी। तो ये क्या करते हैं कि सेंटर पे क्या बनाएंगे, सर्कल को बड़ा कर दूं तो ये सर्कल पे क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। सर्कल पे क्या बनाएंगे, सेम एंगल की। ये थीटा तो ये भी थीटा। इसी को अगर डेफिनेशन में लिखो तो क्या लिखूंगा, इफ टू कॉर्ड आर इक्वल, जो कि इस केस में ए इक्वल बी है, देन दे मेक सेम एंगल। कहाँ पे? एट सेंटर। सेम एंगल थीटा, पूरा कर दो, सेम एंगल थीटा एट सेंटर। मतलब दो कोड है ए और बी और ये आपस में किस में बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे सेंटर पे। पहला। तो दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास कि कॉर्ड कट आउटसाइड। मतलब अब कॉर्ड क्या करेगा, बाहर कट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कॉर्ड ये और दूसरा कॉर्ड ये, और इसने बाहर इसको कट कर दिया। मतलब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी बाहर किसी पॉइंट डी पर कट कर रहा है। तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, या फिर पी है, ये पॉइंट डी है, तो मैं क्या बोलूँगा, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। मतलब ये वाला जो है वो इसके इंटू, और जो ये वाला है वो इस बड़े वाले के इंटू, जब कॉर्ड आउटसाइड कट करेंगे। तो कॉर्ड कट आउटसाइड, और जब आउटसाइड कट करेंगे तो इनसाइड भी कट करेंगे ही। तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक कॉर्ड मेरे पास ये जा रही, एक कॉर्ड मेरे पास ये जा रही, अंदर कट किया। एक कॉर्ड मेरे पास ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ अब कि ये किस पे पॉइंट, एम पॉइंट किसी एम पर कर रहे हैं कट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एम इंटू एम बी, ये बी है, इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, वो दिस इंटू दिस। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू सी एम अपॉन एम डी। उसके बाद एक और कोड क्या होता है, जब ये किसी एंगल पे कट करेगा। किस पे कट करेगा, किसी एंगल पे। मैंने कहा एक कोड बनाया। एंगल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक कोड है, ये दूसरा ले लेता हूँ। मैंने कहा ये एक कोड है और ये एक कोड है। ये क्या कर रहे हैं, अब कोई एंगल पे कट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई थीटा पे कट कर रहे हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये वाला थीटा है, इसी थीटा पे इन्होंने कट किया। अब मेरे से पूछेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए एक चीज देखना है, मैं सबसे पहले देखूंगा कि लाइन जो है वो सेंटर पे कट कहाँ करेगी। मतलब यहाँ से मैंने ये लाइन ऐसे किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटर कहाँ है, यहाँ सेंटर है, या फिर मैं कहता हूँ ये सेंटर है। वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे, वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे, वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे। ठीक है, ये सेंटर है मेरा पास।
एक लाइन यहाँ से ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ये सेंटर हो गया। तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो अब जो ये एंगल बनाएंगे, अब जो ये एंगल बनाएंगे वही थीटा की वैल्यू होगी। मतलब मैंने कहा कोई ये एंगल होगा तो ये पूरा कितना हो गया, एक्स डिग्री। ये पूरा आर कितने का हो गया, मैंने कहा अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये पूरा एंगल ये थीटा है। तो यहाँ से लेके या एक सेकेंड, कि ये वाला सेंटर पे बन रहा है एंगल, मैंने कहा ये अगर एक्स डिग्री है तो ये पूरा कितना हो गया, एक्स डिग्री ही हो गया। ये पूरा कितने का एंगल बन रहा है, एक्स डिग्री का। तो वही कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये वाला, तो ये पूरा कितने का हो गया, एक्स डिग्री। और इस साइड में ये वाला, ये वाई है, तो ये पूरा यहाँ से आता कितना डिग्री का एंगल हो गया, वाई डिग्री। तो ये वाई डिग्री। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वाई बाय 2 आ जाएगी। उसके बाद ये कोई आउटसाइड भी कट करेगा, तो आउटसाइड के अगर मैं कट कराऊं तो मेरा हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ से एक कॉर्ड गई, यहाँ से एक कॉर्ड गई थीटा। अब ये बड़े वाला एंगल को मैं कहूँगा कि ये है एक्स डिग्री, ये छोटे वाला कितना है, वाई डिग्री। यहाँ से एक लाइन सेंटर को ना, या फिर मैं इतना ना करके सिंपल जोड़ लूँ कि ये एंगल वाई एक्स डिग्री, वाई डिग्री, थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगी थीटा की वैल्यू। ये क्या कॉन्सेप्ट है, जब कॉर्ड कट इनसाइड, ये क्या है, जब कॉर्ड कट एट एंगल थीटा इनसाइड, और ये थीटा के लिए आउटसाइड के लिए हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है, तीसरा थ्योरम, कि जब कॉर्ड क्या करेंगे 90 डिग्री पे कट करेंगे, किस पे कट करेंगे, 90 डिग्री पे। तो कॉर्ड कट एट 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा बड़ा सर्कल, और मैंने कहा 90 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। अब मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, क्या, कि ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। अभी पढ़कर आ रहे हैं कि जब भी कॉर्ड इनसाइड कट करेंगे तो ए इंटू बी और सी इंटू डी होगा ही होगा। अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने इसको पॉइंट जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल एक्स, इसका दे दिया वाई, ये 90 है। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर, मतलब सर्कम रेडियस का 4 टाइम्स। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसी में बात करूं, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये ए स्क्वायर, ये ए है, ये डी है, ये एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, लगा लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। और सेम अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो ये 90, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर भी होता है इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं r की वैल्यू मुझे निकालना है, या फिर मैं कहता हूँ कि सेंटर का डिस्टेंस बता दो यहाँ से, कहाँ से, तो सेंटर यहाँ है, फिर सेंटर यहाँ है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये बता दो, ये कैसे बताएंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया p, और इसका नाम जैसे p दिया, और इसमें मैं एक चीज़ और करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया 2m, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लिया 2n, मतलब पूरी कॉर्ड का डिस्टेंस कितना मान लिया 2m, और इस वाली पूरी कॉर्ड का डिस्टेंस कितना मान लिया 2n।
तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि r इज़ इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन में 2। ये मेरा होता है फॉर्मूला जब हमें ये डिस्टेंस p निकालना होता है। अब बात करते हैं एक पैरेलल कोड की। तो पैरेलल कोड क्या होता है, तो मैंने कहा व्हेन टू कोड्स आर पैरेलल कोड। इसमें भी दो टाइप आते हैं। सबसे पहले जब अपोजिट साइड होंगे किसके, सेंटर के, तब क्या होगा। तो मैंने कहा एक सर्कल बना लिया। अब अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड का मतलब मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेंटर है, इसके अपोजिट साइड है। तो मैंने कहा एक कोड यहाँ है या एक कोड यहाँ है, दूसरा कोड यहाँ है। मैंने कहा ठीक है। और मुझे क्या कहेगा या फिर इस साइड का ऐसे ना करके, मैं अपोजिट साइड कह रहा है ना, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि एक इस साइड है, एक इस साइड कोड है, ठीक है। इसका रेशियो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये मैंने कह दिया x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस वाले कोड का कितना डिस्टेंस है y। यहाँ से इसका m है, n में टूटा हुआ है, और ये भी यही तो n में टूटेगा ना। ये m है तो ये भी m है, ये n है तो ये भी n है। क्यों? क्योंकि सेंटर से कोई लाइन कोड पे जो गिरती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मुझे निकालना होता है रेडियस। मुझे क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, रेडियस। तो फाइंड r कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये लाइन ऐसे कर दूँगा, ये वाला, ये, और यहाँ से ये भी r है, ये भी r है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये r हो गया। तो अब मैं दोनों रेडियस निकाल के इक्वेट कर दूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरा किसकी वैल्यू, तो मैं दूसरा कोई पेन लूँ जैसे इसका, तो मेरे पास इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये बन गया फर्स्ट। क्यों, पाइथागोरस लगा दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि जो r का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास सेकंड। तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो क्या ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को कर देंगे सॉल्व, जब वैल्यू हमारे पास होगी तो। अब एक आता है मेरे पास पैरेलल कोड का ही इसी का टाइप है। किसका टाइप है, पैरेलल कोड का ही टाइप है, बट एक चेंज है क्या कि इस बार सेम साइड है सेंटर के, सेम साइड फ्रॉम सेंटर। तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा एक्स बनाते हैं कोड और सेम साइड है। सेम साइड का मतलब क्या है, ये मेरे पास सेंटर हो गया, ये एक कोड हो गया, ये दूसरा कोड हो गया। अब क्या करता हूँ मैंने कहा लाइन गिराते हैं इस पर, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रेडियस की, जैसे n और n की। तो मैंने कहा ये n है तो ये भी n है, ये m है तो ये भी m है। तो मैंने कहा लाइन अगर जाएगा तो एक मैंने रेडियस ले लिया ये वाला, एक ले लिया ये वाले का। तो मैंने कहा ये भी रेडियस ही होगा, दूसरे से ले लेता हूँ। मैंने कहा कोई दूसरा पेन नहीं है क्या, मैंने कहा ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। डिस्टेंस ले लिया कितना, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया y। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया y। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं फिर से रेडियस को इक्वेट कराऊँ तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये रेडियस है, ये n है, ये x है, ये y है, और ये 90 है। सेम
कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा बन गया पहला। दूसरा मेरा ये बन रहा है यहाँ पे 90, तो ये भी है। मैंने कहा आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बन गया सेकंड। दोनों को इक्वेट कराऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरा आ जाएगा क्या, आंसर ये आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 16 एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास एक कॉर्ड दिया हुआ है, एक कॉर्ड दिया हुआ है, उस कॉर्ड का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ 16 12 रिस्पेक्टिवली। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ़ दे आर अपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर, अपोजिट साइड कह रहा है। तो मैंने कहा एक मेरा ये बन गया, एक मेरा ये बन गया। अपोजिट साइड कह रहा था, रेडियस 10 है, पी क्यू आर एस 16 और 12, तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं 16, तो ये कितना किस में टूट जाएगा, ये पहले ही तोड़ देते हैं कि ये 8 और 8 में टूटेगा, ये 6 और 6 में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं रेडियस की बात करूँ, एक मेरा रेडियस हो गया ये, एक हो गया ये। मैंने कहा ये इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कहा रेडियस तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और मुझे यही लाइन का डिफरेंस चाहिए, यही लाइन चाहिए, ये वाला जो लाइन है। कह रहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, यही डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड के बीच में। इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y, इसी को सॉल्व करना है। क्या बताया था, सबसे पहले मेरे को देना है रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू या फिर इस ट्रायंगल में बात करूँ मैं, तो r कितना है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। वैसे ही दूसरे में बात करूं अगर मैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा 10 का स्क्वायर था ना, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मेरे पास क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द कोड कितना था, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 6 14, तो 14 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर कितना है, 14। तो दूसरा क्या कह रहा है मेरे पास कि कॉर्ड कट आउटसाइड, मतलब अब कॉर्ड क्या करेगा, बाहर कट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कॉर्ड ये और दूसरा कॉर्ड ये, और इसने बाहर इसको कट कर दिया, मतलब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी बाहर किसी पॉइंट डी पर कट कर रहा है। तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, या फिर पी है, ये पॉइंट डी है, तो मैं क्या बोलूँगा, पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पी सी। मतलब ये वाला जो है वो इसके इंटू, और जो ये वाला है वो इस बड़े वाले के इंटू, जब कॉर्ड आउटसाइड कट करेंगे। तो कॉर्ड कट आउटसाइड, और जब आउटसाइड कट करेंगे तो इनसाइड भी कट करेंगे ही। तो सबसे पहले मैंने बोला कि एक कॉर्ड मेरे पास ये जा रही, एक कॉर्ड मेरे पास ये जा रही, अंदर कट किया। एक कॉर्ड मेरे पास ए बी है, एक कॉर्ड सी डी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ अब कि ये किस पे पॉइंट किसी एम पर कर रहे हैं कट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एम इंटू एम बी, ये बी है, इक्वल टू सी एम इंटू एम डी। क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, वो दिस इंटू दिस, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू सी एम अपॉन एम डी। उसके बाद एक और कोड क्या होता है, जब ये
किसी एंगल पे कट करेगा। किस पे कट करेगा? किसी एंगल पे। मैंने कहा एक कॉर्ड बनाया। एंगल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है, ये दूसरा ले लेता हूँ। मैंने कहा ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। ये क्या कर रहे हैं? कोई एंगल पे कट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई थीटा पे कट कर रहे हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा, ये वाला थीटा है। किसी थीटा पे इन्होंने कट किया। अब मेरे से पूछेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए एक चीज देखना है। मैं सबसे पहले देखूंगा कि लाइन जो है वो सेंटर पे कट कहाँ करेगी। मतलब यहाँ से मैंने ये लाइन ऐसे किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटर कहाँ है? यहाँ सेंटर है। या फिर मैं कहता हूँ ये सेंटर है। वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे, वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे, वो लाइन यहाँ से भी निकलेगी ऐसे। ठीक है, ये सेंटर है मेरा पास। एक लाइन यहाँ से ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, ये सेंटर हो गया। तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो अब जो ये एंगल बनाएंगे, अब जो ये एंगल बनाएंगे, ये एंगल बनाएंगे, वही थीटा की वैल्यू होगी। मतलब मैंने कहा कोई ये एंगल होगा तो ये पूरा कितना हो गया? एक्स डिग्री। ये पूरा आर कितने का हो गया? मैंने कहा अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये पूरा एंगल ये थीटा है। तो यहाँ से लेके, या एक सेकेंड, कि ये वाला सेंटर पे बन रहा है एंगल। मैंने कहा ये अगर एक्स डिग्री है तो ये पूरा कितना हो गया? एक्स डिग्री ही हो गया। ये पूरा कितने का एंगल बन रहा है? एक्स डिग्री का। तो वही कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये वाला, तो ये पूरा कितने का हो गया? एक्स डिग्री। और इस साइड में ये वाला, ये वाई है, तो ये पूरा यहाँ से आता कितना डिग्री का एंगल हो गया? वाई डिग्री। तो ये वाई डिग्री। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस वाई बाय 2 आ जाएगी। उसके बाद ये कोई आउटसाइड भी कट करेगा। तो आउटसाइड के अगर मैं कट कराऊं तो मेरा हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ से एक कॉर्ड गई, यहाँ से एक कॉर्ड गई थीटा। अब ये बड़े वाला एंगल को मैं कहूँगा कि ये है एक्स डिग्री, ये छोटे वाला कितना है? वाई डिग्री। यहाँ से एक लाइन सेंटर को ना, या फिर मैं इतना ना करके सिंपल जोड़ लूँ कि ये एंगल वाई एक्स डिग्री, वाई डिग्री, थीटा निकालना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगी थीटा की वैल्यू। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जब कॉर्ड कट इनसाइड, ये क्या है? जब कॉर्ड कट एट एंगल थीटा इनसाइड, और ये थीटा के लिए आउटसाइड के लिए हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है? तीसरा थ्योरम, कि जब कॉर्ड क्या करेंगे? 90 डिग्री पे कट करेंगे। किस पे कट करेंगे? 90 डिग्री पे। तो कॉर्ड कट एट 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा बड़ा सर्कल, और मैंने कहा 90 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है। अब मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला तो मुझे पता ही है, क्या? ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। अभी पढ़कर आ रहे हैं कि जब भी कॉर्ड इनसाइड कट करेंगे तो ए इंटू बी और सी इंटू डी होगा ही होगा। अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ कर रहा हूँ कि मैंने इसको पॉइंट जोड़ दिया, इसको मैंने जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल एक्स, इसका दे दिया वाई। ये 90 है। उसके बाद मेरे पास क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर, मतलब सर्कम रेडियस का 4 टाइम्स। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं इसी में बात करूं, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये ए स्क्वायर, ये ए है, ये डी है, ये एक्स है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। क्या मैं इसमें
पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, लगा लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। और सेम अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो ये 90, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर भी होता है इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं आर की वैल्यू मुझे निकालना है, या फिर मैं कहता हूँ कि सेंटर का डिस्टेंस बता दो यहाँ से, कहाँ से, तो सेंटर यहाँ है, फिर सेंटर यहाँ है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये बता दो, ये कैसे बताएंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया P, और इसका नाम जैसे P दिया, और इसमें मैं एक चीज़ और करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया 2m, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लिया 2n, मतलब पूरी कोड का डिस्टेंस कितना मान लिया 2m, और इस वाली पूरी कोड का डिस्टेंस कितना मान लिया 2n। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि r इज़ इक्वल टू रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन में 2। ये मेरा होता है फॉर्मूला जब हमें ये डिस्टेंस p निकालना होता है। अब बात करते हैं एक पैरेलल कोड की। तो पैरेलल कोड क्या होता है, तो मैंने कहा व्हेन टू कोड्स आर पैरेलल कोड। इसमें भी दो टाइप आते हैं। सबसे पहले जब अपोजिट साइड होंगे किसके, सेंटर के, तब क्या होगा। तो मैंने कहा एक सर्कल बना लिया। अब अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड का मतलब मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेंटर है, इसके अपोजिट साइड है। तो मैंने कहा एक कोड यहाँ है, या एक कोड यहाँ है, दूसरा कोड यहाँ है। मैंने कहा ठीक है। और मुझे क्या कहेगा या फिर इस साइड का ऐसे ना करके, मैं अपोजिट साइड कह रहा है ना, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि एक इस साइड है, एक इस साइड कोड है, ठीक है। इसका रेशियो मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ये मैंने कह दिया x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस वाले कोड का कितना डिस्टेंस है y। यहाँ से इसका m है, n में टूटा हुआ है, और ये भी यही तो n में टूटेगा ना, ये m है तो ये भी m है, ये n है तो ये भी n है। क्यों, क्योंकि सेंटर से कोई लाइन कोड पे जो गिरती है तो वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो ये क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो मुझे निकालना होता है रेडियस। मुझे क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, रेडियस। तो फाइंड आर कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये लाइन ऐसे कर दूँगा, ये वाला, ये, और यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये आर हो गया। तो अब मैं दोनों रेडियस निकाल के इक्वेट कर दूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा, तो मेरा इसकी वैल्यू, तो मैं दूसरा कोई पेन लूँ जैसे इसका, तो मेरे पास इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये बन गया फर्स्ट। क्यों, पाइथागोरस लगा दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि जो आर का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास सेकंड। तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो क्या ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को कर देंगे सॉल्व जब वैल्यू हमारे पास होगी। तो अब एक आता है मेरे पास पैरेलल कोड का ही इसी का टाइप है। किसका टाइप है, पैरेलल कोड का ही टाइप है, बट एक चेंज है क्या कि इस बार सेम साइड है सेंटर के, सेम साइड फ्रॉम सेंटर। तो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा एक्स बनाते हैं कोड और सेम साइड है। सेम साइड का मतलब क्या है, ये मेरे पास सेंटर हो गया, ये कोड हो गया,
ये दूसरा कोड हो गया। अब क्या करता हूँ मैंने कहा लाइन गिराते हैं इस पर, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी 90 बनाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेडियस की, जैसे एन और एन की। तो मैंने कहा ये एन है तो ये भी एन है, ये एम है तो ये भी एम है। तो मैंने कहा लाइन अगर जाएगा तो एक मैंने रेडियस ले लिया ये वाला, एक ले लिया ये वाले का। तो मैंने कहा ये भी रेडियस ही होगा, दूसरे से ले लेता हूँ। मैंने कहा कोई दूसरा पेन नहीं है क्या? मैंने कहा ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। डिस्टेंस ले लिया कितना? मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया y। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिया y। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं फिर से रेडियस को इक्वेट कराऊँ तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये रेडियस है, ये n है, ये x है, ये y है और ये 90 है। सेम कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा बन गया पहला। दूसरा मेरा ये बन रहा है यहाँ पे 90, तो ये भी है। मैंने कहा आर स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बन गया सेकंड। दोनों को इक्वेट कराऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरा आ जाएगा क्या आंसर? ये आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे पास? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 16 एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास एक कॉर्ड दिया हुआ है, एक कॉर्ड दिया हुआ है, उस कॉर्ड का रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एस आर टू पैरेलल कोड ऑफ 16 12 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इफ़ दे आर अपोजिट साइड ऑफ सेंटर? अपोजिट साइड कह रहा है। तो मैंने कहा एक मेरा ये बन गया, एक मेरा ये बन गया। अपोजिट साइड कह रहा था, रेडियस 10 है, पी क्यू आर एस 16 और 12। तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं 16, तो ये कितना किस में टूट जाएगा? ये पहले ही तोड़ देते हैं कि ये 8 और 8 में टूटेगा, ये 6 और 6 में टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं रेडियस की बात करूँ, एक मेरा रेडियस हो गया ये, एक हो गया ये। मैंने कहा ये इसकी वैल्यू कितनी है? मैंने कहा रेडियस तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और मुझे यही लाइन का डिफरेंस चाहिए, यही लाइन चाहिए। ये वाला जो लाइन है कह रहा है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, यही डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड के बीच में। इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y। इसी को सॉल्व करना है। क्या बताया था? सबसे पहले मेरे को देना है रेडियस, तो आर स्क्वायर इक्वल टू या फिर इस ट्रायंगल में बात करूँ मैं तो r कितना है? 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। वैसे ही दूसरे में बात करूं, अगर मैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? मैंने कहा 10 का स्क्वायर था ना, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मेरे पास क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द कोड कितना था? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 6 14। तो 14 इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर कितना है? 14। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास कि द ओनर ऑफ अ बाइक बाय पेट्रोल एट द रेट ऑफ 72, 90 एंड 360 पर लीटर फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब 3 साल लगातार वो इस रेट पर खरीद रहा है। पहले साल 72, दूसरे साल 90, तीसरे साल 360 पर खरीदा। वो टोटल 36,000 स्पेंड करता है हर साल। मतलब पहले साल का रेट कितना है? 72 रुपीज़। दूसरे साल का रेट कितना है? 90। तीसरे साल का कितना है? 360। लेकिन वो 36,000 रुपये ही खर्च करता है पेट्रोल पे। तो एवरेज प्राइस पूछ रहा है पेट्रोल का। तो सोल्यूशन क्या? सबसे पहले हम निकालते हैं कि एवरेज उसने कितना लीटर खरीदा। तो मैं बात करता हूँ, तो 3 साल में उसने तो कितना पैसा स्पेंड कर दिया? तो 36,000 इंटू 3,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 108 एक वन, इतना इसने रुपीस खर्च कर दिए 3 साल में, 1,08,000 रुपये खर्च कर दिए। अब क्या है, पहले साल उसको 36,000 रुपये में कितना पेट्रोल मिला, उसको मिला टोटल 36 / 6 500 लीटर पेट्रोल मिला। दूसरे साल पैसे तो 36,000 ही पेड किया था, लेकिन पेट्रोल 90 रुपये का हो गया था, तो कितना पेड मिला, 400 लीटर पेट्रोल मिला। तीसरे साल 36,000 ही पेड किया था और 360 रुपये का पेट्रोल खरीदा था, तो कितना मिला, 100 लीटर ही पेट्रोल मिला। तो टोटल उसने कितना खरीदा, टोटल उसने 1,000 लीटर पेट्रोल खरीदा। तो टोटल उसने 3 साल में 1,08,000 रुपये पेड किए और पेट्रोल खरीदा 1,000 लीटर। कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। तो कितने का प्राइस पड़ा उसको, 108 का। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे पास, अ कंटेनर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, दिस प्रोसेस वॉज रिप्लेस्ड फर्दर 2 टाइम्स। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसी को लेंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसी को लेंगे, तो जो चेंज नहीं हो रहा है, तो पानी से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो मिल्क तो कांस्टेंट ही है। तो मैंने कहा एक कंटेनर में 8 लीटर मिल्क है और 8 लीटर ऑफ मिल्क हम क्या कर रहे हैं, निकाल के उसमें वाटर भर रहे हैं, मतलब 8/80, कितना, 1/10, 10% के करीब। तो पहले उसमें 10 था, अब 9 बच गया मिल्क। ये प्रोसेस 2 बार हमने और किया, तो मतलब फिर से 10 था 9 बच गया, फिर से 10 था और 9 बच गया। तो टोटल कितने का फर्क आया, तो मैंने कहा 0 से 0 गया और ये आ जाएगा कितना, 10, 10 9 का स्क्वायर 720, 9 इंटू 8/10, ये मेरा आ गया 58.32/100 आएगा ना यहाँ पे, इंटू 100, 58.32। तो मतलब 80 लीटर में कितना बच गया, इतना मिल्क बच गया। तो 80 लीटर में इतना मिल्क बच गया, तो वाटर कितना है माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 58.32। तो 10 में से 6 गया, ये आ गया 21.68 मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। एलजेब्रा है, कुछ पता नहीं लग रहा कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड को 1 डालूं, तो ये मेरा आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 इक्वल टू 3 आ रहा है। तो बस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1। तो यहाँ से बच गया 12 माइनस 8 प्लस 16, और यहाँ से बच गया 8 माइनस 6 प्लस 3। तो 12 में से 16 में से 8, 12 और 8 कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 और 8 20, और 8 6 2 3 5, तो कितना आ गया आंसर, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि इफ 1875 बिकम 2625 इन 4 ईयर्स, व्हाट विल बी द 24,000 बिकम एट द एंड ऑफ 9 ईयर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको करने का बहुत मेथड है, मैं किस मेथड से करता हूँ कि जब मेरे पास सेम रेट आ गया, सेम इंटरेस्ट सेम आ गया, सेम प्रिंसिपल पे, तो मैं देखूंगा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला। तो मैंने कहा इंटरेस्ट निकला 1875, तो 1875 का इंटरेस्ट निकला किस पर, 2625 पर। तो वही मेरा कह रहा है 24,000 पे कितना इंटरेस्ट निकलेगा, 24,000 पे कितना इंटरेस्ट निकलेगा सिंपल। तो मैंने कहा अगर मैं 25 से काटूं, तो ये अच्छा 1875 बिकम 2600, मतलब इंटरेस्ट कितना निकला, 2625 माइनस 1875, आंसर आ गया 750। 750 का इंटरेस्ट निकला, मतलब 4 साल में 750 का इंटरेस्ट आ रहा है 1875 पे। तो 24,000 के प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट आएगा, तो मैं कहूँगा 25 से काट देता हूँ। तो 25 से काटूंगा मैं 30 बार में, 25 से काटा मैंने 25 सत्ते 175 75 बार में। और अब क्या कटेगा, 15 से कटेगा 2 बार में, 15 से कटेगा 5 बार में, इसको कटेगा 4800 बार में, मतलब 9600 आ गया। तो 9600 का इंटरेस्ट आ जाएगा कितने साल में, 4 ईयर्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ईयर्स का ही निकाला था, लेकिन हमें कितना में चाहिए, 9 ईयर्स में चाहिए। तो 9 ईयर्स में चाहिए, तो इसको
किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 9/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर भी 9/4 से मल्टीप्लाई, तो 96 इंटू 9/4 कट के ये आ जाएगा 24। तो 24 ना 00 9 36 3 9 दूनी 18 और 21,600 का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। मेरे से पूछा क्या है 26,000 कितना बन जाएगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल था 24,000, इंटरेस्ट आ गया 21,600। तो 006,415 45,600 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि Hardik spent 10% of his salary on rent. He spent 20% of the remaining part of the salary on transport, after which he spent 40% of the balance. Balance मतलब remaining ही। अब जब भी ये रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आए ना तो मेथड सिंपल हम यही लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि मैं कहूँगा कि टोटल कितना था उसके पास। मेरे से पूछ रहा है कि मंथली सैलरी निकालना है, टोटल उसके पास कितना था एक्स। अब क्या हुआ 10% उसने सैलरी पे रेंट पे कर दिया, तो 10% मतलब 10 × 9 बच गया उसके पास। कि पहले उसके पास 10 था, 9 बच गया, एक उसने क्या कर दिया रेंट कर दिया। अब बचे हुए का 20% रिमेनिंग पार्ट पर खर्च कर दिया, मतलब बच कितना गया 80%। 80% मतलब 4/5। आफ्टर विच बचे हुए का उसको 40% फूड पे खर्चा कर दिया, तो अब कितना बच गया 60%, 3/5। अब जो बच गया उसका इस 80% उसने बिल पेड कर दिया, 80% बिल पेड कर दिया, तो बच कितना गया 20%, तो 1/5। और उसने 5,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, तो मतलब 5,000 रुपये उसने यहाँ से भी कटेंगे। अब उसके पास कितना पैसा रह गया 1,480 रह गया, खत्म। तो मैंने कहूँगा x इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 5 का क्यूब मैं कहता हूँ 125 इक्वल टू ये आ गया 6480। और ये किससे कट जाएगा? मैंने कहूँ क्या होगा 3 से कट जाएगा या फिर 4 से काट देता हूँ। 16 चौक 64 और 16 चौक 64 और 1620, 3 से कट जाएगा। 3 5 से 15 540 और 9 से कट जाएगा 60 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 125 इंटू 60, 60 इंटू 1250 इक्वल टू 75,000। मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। 75,000 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, आर्टिकल इज मेड x%, article is marked x% above its cost price, it should be giving x by 2% discount on its mark price. If there is a profit of 10 1/2%, what is the value of x? तो इस क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। बेसिकली हम करेंगे क्या, मैंने बोला कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कोई आर्टिकल था उसको मैंने x% पे मार्क किया कॉस्ट प्राइस के, और उसको मैंने x/2% का डिस्काउंट दे दिया, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू 10 1/2%, मतलब 21/200। मतलब कोई चीज़ 200 की 221 में बिक रही है। 221 क्या है एसपी, 200 क्या है सीपी। ठीक है, तो मैंने कहा हमेशा मार्कअप किस पे होगा, सीपी पर होगा। एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा मेरे पास कि सीपी का मार्कअप कितना x%। तो मार्कअप कैसे करेंगे, तो मैंने कहा 100 प्लस में x% अपॉन में 100। और सीपी की वैल्यू कितनी है 200, तो मेरा आंसर एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100 आ गई। अब क्या कह रहा है मेरे पास कि इट इज सोल्ड बाय x/2%। अब सोल्ड मतलब एसपी, तो एसपी पे डिस्काउंट मतलब एसपी पे डिस्काउंट पड़ रहा है, डिस्काउंट के बाद कुछ भी कराया तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं एमपी पर। तो एसपी इक्वल टू एमपी, एमपी की वैल्यू कितनी है इतनी। तो मतलब अगर मैं ऐसे करूं कि एसपी एसपी इक्वल टू एमपी पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं x/2% का, तो 100 माइनस x/2 अपॉन 100। एसपी इक्वल टू एमपी, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 200 माइनस x अपॉन 200। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एमपी की वैल्यू आ जाएगी 200। टोटल एसपी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एमपी की वैल्यू पुट करूं तो 200 100 प्लस x अपॉन 100 इक्वल टू 200 माइनस x अपॉन 200। अब क्या हो रहा है कि मैंने कहा एसपी की वैल्यू कितनी थी 221,
तो मैंने कहा 0 0 0 0 खत्म, 2 से ये कट जाएगा 100 बार में। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूँ यहीं पे तो ये कितना आ गया, 221 इक्वल टू 100 प्लस एक्स, और 100 या फिर 100 प्लस एक्स 200 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये जो 100 था डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 221 00। तो 221 का अगर मैं कोई फैक्टर लूँ तो मेरे को दिखता है 70 17 और 13, 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ लगा दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 200 में से क्या माइनस करूँ 70 आ जाए। तो मैंने कहा एक ही वैल्यू दिख रही है मेरे को, कौन सी, 30। और 100 में से क्या ऐड करूँ कि 130 आ जाए, 30। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30% इज द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है ये इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं। नोड्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ पीपल या फिर नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, या नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कोई मेरी शेप है, कोई मेरी शेप है फॉर एग्जांपल, मैं फिर शेप नहीं है, एक बंदा यहाँ खड़ा 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 है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने हैंडशेक्स होंगे। तो ये जो मैंने बनाया ना कि ये पर्सन यहाँ है, ये पर्सन यहाँ है, यही क्या कहलाएंगे, नोट्स कहलाएंगे। इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा कि ये इससे हाथ मिलाएगा, 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 ये भी इससे हाथ मिलाएगा, सब, और ये भी इससे हाथ मिलाएगा, तो सब एक दूसरे से हाथ, और ये भी इससे हाथ मिला लेगा, सब एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। तो पूछ रहा है कि कितने हाथ मिलेंगे। तो इसको हम एक और चीज से जाने जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंडशेक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, हैंडशेक प्रॉब्लम। तो ऐसे में जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एन n-1/2। मतलब अगर नोट्स यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5, तो मेरा बन जाएगा 5 × 4/2, मतलब 5 2 10 हैंडशेक्स होंगे। कितने हैंडशेक होंगे, 10 हैंडशेक। एक मेरा क्वेश्चन आता है इस पे, टिकट जनरेशन क्वेश्चन पे, ये टाइप्स है ये, टिकट किसी भी दो स्टेशन के बीच में कितना जनरेट होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें और एक टाइप होता है टिकट जनरेशन क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे ए बी सी ये तीन स्टेशन है। तो क्या होगा कि टिकट बनाएंगे ए से सी जाने के लिए, सी से बी जाने के लिए, बी से सी जाने के लिए। ये हैंडशेक प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n-1, n-1। अब यहाँ मैंने n-1/2 किया, यहाँ n-1 नहीं बाय 2 नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बंदा ए है, एक बी है, तो अगर ए बी से हाथ मिला रहा है तो बी भी ए से हाथ मिला रहा है ना, तो अपॉन में 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ से अगर ए से सी जाने के लिए कोई टिकट है तो वो सी से ए जाने के लिए भी टिकट दूसरी होगी। तो उसके बाद इसमें एक चीज हमें याद रखना है, जनरल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, यही होगा n-1/2। और क्या फॉर्मूला हो सकता है, एक मेरे पास होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का। नॉकआउट टूर्नामेंट, इसमें क्या होता है कि 3 लोगों का मैच है, नॉकआउट टूर्नामेंट, तो कितने मैच होंगे, तो हमेशा इसका फॉर्मूला होता है n-1। क्या रहता है कि n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1, तो कितने टूर्नामेंट होंगे 2। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि एक पढ़ेंगे हम लोग रेगुलर पॉलीगन के बारे में। किसके बारे में, रेगुलर पॉलीगन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूँ इसका पेरीमीटर क्या होता है।
रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या है, जिसका हर साइड क्या होगा, सेम होगा। रेगुलर मतलब सेम साइड। तो पेरीमीटर क्या होगा मेरे पास, एन इंटू साइड। जैसे मेरे पास अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड कितना होता है, 3, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 इंटू, या फिर ये तो एग्जाम्पल गलत हो गया, मतलब पेरीमीटर जब भी निकालना होगा तो एन इंटू साइड कर देंगे। उसके बाद मेरा इर्रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी साइड सेम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, n-3/2। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ट्रायंगल का। ट्रायंगल का क्या साइड है, 3, डायगोनल कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 - 3 0। तो ट्रायंगल का कितना डायगोनल है, 0, जो कि रियल ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड कितना, 4, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, 4 - 2 2 इंटू 180 360, जो कि पता ही है हमें कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, तो चारों एंगल का इंटीरियर सम 360। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360/n। यहाँ पे n क्या है, साइड, n क्या है, साइड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे पास, फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का साइड कितना होता है, n की वैल्यू 8, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360/8। तो ये आ जाएगा 8 4 32, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, हार्दिक एंड अग्रिका टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। मतलब हार्दिक और अग्रिका कोई काम को 28 दिन में करते हैं, हार्दिक और नेहा किसी काम को 42 दिन में करते हैं, और अग्रिका और नेहा किसी काम को 63 डेज में करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आता है, 252। तो 28 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 से, 42 को किससे करूँ, 6 से, 63 को किससे करूँ, 4 से। तो मैंने कहा ट्वाइस ऑफ हार्दिक प्लस एग्रिका प्लस नेहा इज इक्वल टू 9 6 15 4 19। अब क्वेश्चन आता है कि ट्वाइस कैसे किया मैंने, तो ट्वाइस मैंने किया कि हार्दिक प्लस एग्रिका कितना होता है, 28। तो हार्दिक 2 बार है, एग्रिका भी 2 बार है, 2 बार नेहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो मुझे क्या निकालना था, हार्दिक का वर्क निकालना था। तो मैंने कहा कि h प्लस ए प्लस एन इज इक्वल टू 19/2, मतलब 9.5। तो मुझे हार्दिक का निकालना है, तो a प्लस एन की वैल्यू कितनी है, a प्लस एन की वैल्यू मेरे पास एफिशिएंसी 4 है। तो 9.5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, 9.5 माइनस 4, तो हार्दिक की एफिशिएंसी आ जाएगी 5.5, मतलब 11/2 आ गई। अब क्या होगा, अब हार्दिक किसी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितने का था, 252 का, और एफिशिएंसी कितनी थी, 11/2। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे कटेगा 11 2 22 और 252, तो कितना से कट जाएगा ये, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, 252 काटता नहीं हूँ, मैं सिंपल कर लेता हूँ कि 2 2 4, 2 5 2 10, 2 2 4 1 5। इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 4 44 64, और 11 5 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा, 46 डेज जाके वर्क ख़त्म हो जाएगा।